Hello and welcome to Ignited Minds. This is Shahenshah and I welcome you all to the today's The Hindu newspaper analysis. So as you all may be knowing that ये जो हिंदू का एनालिसिस है बहुत जगह पे होता है और आप भी करते हो। आपने द हिंदू का इम्पोर्टेंस समझा होगा। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और आप यूपीएससी बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई शैल टेल यू समथिंग दैट दिस हिंदू न्यूज़पेपर आज से हम शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 से। हम इसका एनालिसिस डेली करेंगे। हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको एनालिसिस मिलेगा और इस पीडीएफ को जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिलेगा। ये पीडीएफ आपको अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज को लॉग इन करो या सब्सक्राइब करो हमारी चैनल। वन थिंग। सेकेंड थिंग, what is the importance of this newspaper and why to do analysis only। ठीक है, खुद से न्यूज़पेपर ना पढ़े, एनालिसिस क्यों करें और एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, यूट्यूब का वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, एंड on the top of everything, why only this video, that is the video of Ignited Minds which we do because we have a team जो आपको सपोर्ट करती है इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो वेल रिसर्च्ड होगा। आप जब आज का सेशन देखेंगे, आज का वीडियो देखेंगे, यू विल सी दैट इट्स हाईली हाईली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द यूपीएससी, whether it's prelims or mains or interview. I'll tell you all the three dimensions in this video. So if you want to get yourself supercharged about the day which you begin with newspaper, you must watch this video. Fine. And it's not only about watching this video. If you do not want to watch the video, I still recommend you that in order to get your mindset clear about UPSC, that what to do in UPSC, you must at least you must at least have some of the knowledge that how to cover newspaper. So how to cover newspaper, it's an art. It takes 3 hours, 5 hours, 2 hours, 1 hour, and some people also take only half an hour. That art has to be developed. ये आर्ट, कोई भी आर्ट इस दुनिया का, चाहे वो आप छोटे से छोटे आर्ट से लेके बड़े से बड़े आर्ट, लाइक मेकिंग अ हेयर पिन टू मेकिंग एन एयरक्राफ्ट, everything from engineering, from the marvels of engineering to everything is an art, and it has to be learned under someone, whether that's a teacher, whether that's a mentor, whether that is someone who has expertise into it, in despite of having academic backgrounds or not. Fine. So in order to get your mindset clear, you must have a right approach with which you'll begin this newspaper. Okay, so I recommend you at least you must watch these analysis videos for 1 month of your preparation so that you do not deviate into the newspaper, because newspaper itself carries more than 100 news every day। ठीक है, उसमें से हमारी मैंने यहाँ पर 8 न्यूज़ निकाली है जो हमारी सिलेबस के कोर में जाके रेलिवेंट है। उनका रेलिवेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ज़्यादा पुराना नहीं होगा रेलिवेंस, ये अभी का होगा 2024 पर, ये 24, 23, 22, 21, 20 इन्हीं पेपर्स का होगा, चाहे वो मेंस में क्वेश्चन पूछा हो यूपीएससी ने या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हो। नाउ बिफोर वी बिगिन टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई वांट टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ दिस डिस्कशन एवरी डे। व्हाट विल बी द फॉर्मेट? तो हम पहले ये न्यूज़ ऑफ द डे देखेंगे। देर विल बी अराउंड 6 to 7 to 8 न्यूज़ एवरी डे विच वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। दिस newspaper analysis every day will begin with a UPSC PYQ। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या थे और उसी हिसाब से हमें, और वो क्वेश्चंस हिंदू से कैसे इंस्पायर हुए थे, वो क्वेश्चन बने कैसे थे। सी, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो इस साल का 2000 का प्रीलिम्स, 2024 का प्रीलिम्स हुआ, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा यूपीएससी ने कि कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं आज तक टिल दिसंबर 2023। प्रीलिम्स हुआ आपका जून में, 16 जून 2024 को प्रीलिम्स था। क्वेश्चन है दिसंबर तक का। वाई? बिकॉज दिसंबर में ही क्वेश्चन पेपर बन गया था, या ये वाला क्वेश्चन दिसंबर में ही बन गया था। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन हो गया,
बन गए, तो हमने ये कवर कहाँ से करना है? हमारे अभी दिसंबर में कोई डिलिमिटेशन कमीशन बन गया, या आगे 2029 के जब इलेक्शन आएंगे तो उससे पहले क्या पता डिलिमिटेशन कमीशन आ जाए, सेंसस के कितने टाइम के बाद डिलिमिटेशन कमीशन आता है ना, और कितने आ चुके हैं। ऑल ऑफ दिस वाज डिस्कस्ड इन मल्टीपल एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। आप देख सकते हो यहाँ पे फरवरी का न्यूज़ है, मई 2022 का न्यूज़ है, जुलाई 2023 का न्यूज़ है। उससे पहले असम के डिलिमिटेशन कमीशन, असम का जब डिलिमिटेशन चल रहा था वो टेस्ट, तो एनआरसी वगैरह का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे भी डिलिमिटेशन कमीशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिंदू इटसेल्फ और द न्यूज़पेपर सोर्सेज इटसेल्फ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये हिंदू के बगैर किसी ने कवर नहीं किया था, नहीं। आपका जो सोर्स होगा प्राइम सोर्स द हिंदू, इसीलिए तो आप हिंदू का एनालिसिस देख रहे हो, आपको हिंदू पेपर सही लग रहा है इसीलिए आप देख रहे हो। एंड आई टू रिकमेंड माई स्टूडेंट्स ऑलवेज टू वॉच दिस और रीड दिस द हिंदू एनालिसिस। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सिंपल, द आंसर इज there are four commissions which have been constituted till date, and it was first in 52, then in 63, then 73, और 72 का जो एक्ट आया था 73 में बनाया गया था उसके अंदर, और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था जिसके अंदर 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं आज तक। यू कैन फर्दर रीड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, ये जो न्यूज़ आई है, पहले फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है, इट टॉक्स अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज इन अफेक्ट। तो कौन से क्रिमिनल लॉज आए हैं अभी हमारे पास? तो 3 क्रिमिनल लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य। सो ये 3 क्रिमिनल लॉज किस लिए आए? ताकि ये रिप्लेस कर पाए सीआरपीसी को, आईपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। 3 एक्ट्स को ये रिप्लेस करने के लिए 3 नए लॉज आए हैं। और ये कब आए? ये 2023 में आए। ये बिल्स आ गई, ये बिल एक्ट भी बन गई तीनों, और ये एक्ट अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। आई विल टेल यू ब्रॉड और द ब्रॉडेस्ट ऑफ द प्रोविजंस विच आर देयर इन दीज बिल्स। ठीक है, थोड़े बहुत प्रोविजंस में आपको बताऊंगा। जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS, इसमें देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इस साल या अभी जो प्रीलिम्स हुआ उसमें शायद यूपीएससी ये पूछ ले क्वेश्चन अबाउट दीज एक्ट्स, बट नहीं पूछा है। सो हाई चांसेस आर देयर दैट दिस act or these acts will be asked in UPSC mains. Remember this thing, once they are asked, then only students will get to know that अच्छा ये तो important इतना ज़्यादा था कि मेंस में क्वेश्चन आ गया। So remember this thing, जो करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स में नहीं आता वो मेंस में आ जाता है। Only you need to understand that how much relevance does it hold to the syllabus। ठीक है, आपके पॉलिटी के सेक्शन में साफ लिखा गया है लेजिस्लेशंस एंड एक्ट्स के बारे में। सिलेबस में एक पर्टिकुलर लाइन, 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 वर्ड का वेटेज अगर किसी भी टॉपिक को मिलता है तो दैट टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। यू हैव टू कवर इट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच यू आर रीडिंग, वेदर इट्स पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत और यू आर रीडिंग एनी ऑफ द बुक्स। ठीक है, आप डी बसु पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, इट हार्डली मैटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स यू मस्ट रीड इट थ्रू न्यूज़पेपर्स वॉट एवर कम्स इन द न्यूज़। पहला मैंने बोला यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज का एक प्रोविजन दिया गया है एज अ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। Second was that the increased threshold for gang rape victims was now to be classified from 16 for earlier 18. Third was it removed the offense of sedition and instead it penalizes what? It penalizes the excitement to secession. It penalizes armed rebellion and it also penalizes subversive activities. तो ये सेडिशन के वर्ड को हटा देती है। सेडिशन का वर्ड क्यों हटाया या सेडिशन को रिप्लेस क्यों किया इन तीनों चीज़ों से? बिकॉज सेडिशन वॉज देयर इन द न्यूज़ फ्रॉम जब हमारी आज की करंट गवर्नमेंट जिसका ये 3rd टर्म है, पहले टर्म में
when we talk about, I guess, 2024 से लेके 2019 के बीच में, when there were too many riots, when there was this controversy regarding the CAA, NRC protest, यूआपा amendment हो गया 2019 का, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो at that point of time sedition was too much in news, and इसीलिए there was a more precise approach which was recommended by the law commission. ठीक है, लॉ कमीशन ने क्या बोला कि हमारे इन लॉज में कुछ पॉइंट्स और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वेग है, जिनका डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो उनका डेफिनेशन क्लियर करने के लिए ये वर्ड्स का रिप्लेसमेंट आया. देन इट ऑल्सो सेज दैट सेडिशन के बदले to encourage the feelings of separatist activities, because there is separatism present in some of the states like Jammu and Kashmir, which we have to deal with, which took too many years to deal with. And it also highlights endangering the sovereignty or unity and integrity of India. फाइन. सॉवरेंटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे अगर कोई भी सवाल आता है, ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता है जिससे इंडिया की सॉवरेंटी खतरे में आती है, यूनिटी खतरे में आती है, इंटेग्रिटी खतरे में आती है, लाइक देयर इज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन नागास, दैट इज फॉर द ग्रेटर नागालिम, उल्फा, LTTE, Naxalism, all these activities which pose a threat, or you call insurgency in northeast, militancy, terrorism, or the deep state terrorism which is sponsored by the other nations or the neighboring nations in our states, these movements endanger India's integrity and unity. तो इसीलिए इन वर्ड्स को ऐड किया गया किसमें, भारतीय न्याय संहिता में. सिमिलरली देयर इज वन मोर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी ऐसे ही प्रोविजंस है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और नागरिक सुरक्षा एंड न्याय संहिता? This is basically about the crimes. It divides or it segregates the crimes on different aspects of criminal jurisprudence. ठीक है. Next is about this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So this talks about the detention of under trials, medical examination by the police officers in terms of, or in the crimes of rape, forensic investigations, specimen, timelines of procedure, all the other things are discussed here. Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023 Act, or the Evidence Act which we call, talks about the admissibility of electronic records. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यूज किया जा सकता है एज एविडेंस under the Evidence Act. It also allows the oral evidences. Oral evidences which will be given electronically. जैसे लाइव वीडियो कॉल पे अगर कोई इंसान वहाँ पे एविडेंस देता है तो such are the key provisions of these acts which are there. Now the point is यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है? Because now they will come into effect from the from current date, or the July 1st, July 2024. That was the today's news. Next news is about this meningoencephalitis. What is meningoencephalitis, और why is this disease in news? Because हर साल यूपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन आता है डिजीज के ऊपर, the disease which is in news. So what is meningoencephalitis and why is it in news? Because there is a cause, or there is a particular case, 2 lives have been taken by this infection in Kerala, but this infection was caused by this amoeba. So how and why and what is this disease? This disease is simply what? It's an inflammation. ये एक इन्फ्लेमेशन है. इन्फ्लेमेशन मतलब देयर इज, जो आपके मसल्स होते हैं ब्रेन में वो थोड़े एक्सपैंड होते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन. ठीक है. एंड दिस इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज herpes
meningoencephalitis. This is a medical condition which resembles both like somehow like meningitis and encephalitis. दोनों का कॉम्बिनेशन है meningitis and encephalitis. दोनों, अगर आपको याद होगा तो आज से 4 साल पहले देयर वाज अ केस ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस, है ना, जिसने बहुत लार्ज स्केल पे मुजफ्फरपुर बिहार में बच्चों की जान ली थी. सिमिलरली मेनिंगोएंसेफेलाइटिस इज अ डिजीज, जीका वायरस इज अ डिजीज. जीका वायरस के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है. कोविड के बारे में तो क्वेश्चन आ गए हैं, 2 साल कंटिन्यूसली क्वेश्चन आया कोविड के बारे में, और वायरस पर्टिकुलरली वैक्सीन के बारे में 2 साल कंटिन्यू क्वेश्चन आया. So this disease must be understood कि what is this disease and why is it there. So this disease can be caused by bacteria, it can be caused by virus, it can be caused by autoimmune disorder somehow, and it can be also caused by protozoa. Some other animals are also viral, or they also can be vector for this disease. So this disease was in news. You need to understand only this thing, that this is a disease caused by all of these uh, vectors. These bacteria, virus, autoimmune disorder or protozoa can act as a vector for this disease and transmit it from one to another. Done. इतना ही आपको याद रखना है कि डिजीज है, इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, बस दैट्स इट. नेक्स्ट. Next comes the article about coconut husk and supercapacitors. अभी ये सुपर कैपेसिटर कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, हमें उसका लेना देना नहीं है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड सुपर कैपेसिटर्स होते क्या है. ठीक है. व्हाट आर दीज सुपर कैपेसिटर्स? दे आर एक्चुअली अल्ट्रा कैपेसिटर्स और हाई कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स. इनका बेसिकली सॉलिड स्टेट कैपेसिटर होता है ये, और ये लोअर वोल्टेज लिमिट्स में काम करता है, नॉट हायर वोल्टेज लिमिट्स. इट वर्क्स इन लोअर वोल्टेज लिमिट्स. It bridges the gap between electrolytic capacitor and rechargeable batteries. It typically stores around 10 to 100 times more energy per unit volume or mass than the electrolytic capacitor. So that is why this capacitor is more in news. ये better है whenever it talks about, whenever कोई भी question आता है news में about technology or the evolving tech, you must understand the core of it. Why? Because हर साल क्वेश्चन आता है. ई वीज़ा पे क्वेश्चन आया है. कितने क्वेश्चंस में आपको हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ प्रीलिम्स में टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक के ऊपर, एंड पर्टिकुलरली वो वाली टेक्नोलॉजी जिसमें आपको रिन्यूएबल सोर्सेज और आपको वेस्ट टू टेक कन्वर्जन हो, फिर वो चाहे बायोगैस हो, वो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो जिसमें ऐसा हो रहा हो दैट वेस्ट वाज is to be converted or it comes under the paradigm of circular economy. जब भी ऐसी कोई चीज आती है, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकल, रीयूज, refurbish, then it becomes important for your exam. So what are now super capacitors? These are high capacity capacitors which act as a bridge between the electrolytic capacitor and rechargeable batteries, and they can store 10 to 100 times more energy per unit volume or mass. Understood? Clear cut, कोई definition में दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. This is the structure of this super capacitor, and they are of 3 types. It can be double layered capacitor, it can be pseudo capacitor, or it can be a hybrid capacitor. Done. Let's move to the next news. Next news talks about the precedents, or the precedents, we call it motion of thanks. It comes under the article 87 of the constitution. And article 87 of the constitution, what does it say? That president will address both the houses of the parliament. ठीक है.
कि प्रेसिडेंट विल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 टाइम्स। कब? एक तो जब पहला सेशन होगा साल का, सेकंड कब? जब पहला सेशन होगा किसका? जो नई गवर्नमेंट आएगी। तो 2 टाइम पे प्रेसिडेंट ये काम करेगा कि वो एड्रेस करेगा पूरे हाउस को, पार्लियामेंट को, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ओनली लोकसभा, नॉट ओनली राज्यसभा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बोथ द हाउसेस। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, दे कंफ्यूज यू इन दीज वर्ड्स। कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। किस आर्टिकल में लिखा है? 87 आर्टिकल में लिखा है। एंड दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर प्रेसिडेंट। हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर लिख दिया था। ठीक है, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखा फाइनेंस मिनिस्टर, देन लिखा प्राइम मिनिस्टर। दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। नाउ द पॉइंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्यूटी, एंड इसको हम बोलते हैं क्या? मोशन ऑफ थैंक्स। व्हाट इज दिस मोशन ऑफ थैंक्स? इट इज पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट एड्रेस देता है। एंड बाय द वे, I'll recommend you to understand the difference between president's address and governor's address. Who can change and whose address is formed by whom? कैबिनेट बनाता है, गवर्नर का ऑफिस बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है। ये एड्रेस लिख के कौन देता है? पढ़ता कौन है? प्रेसिडेंट पढ़ता है, खुद पढ़ता है या किसी और से पढ़वाता है? अगर वो खुद पढ़ता है तो क्या वो उसमें चेंजेस ला सकता है या नहीं? क्या वो उसमें से कुछ वर्ड्स ओमिट कर सकता है या नहीं? क्या वो इम्प्रोवाइज कर सकता है या नहीं? उसके पास पावर्स हैं या नहीं? गवर्नर के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है पिछले साल में। तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में कंट्रोवर्सी रही है, उन एड्रेस में थोड़ी सी चेंजेस कर दी थी। तो आई विल रिकमेंड यू टू गो अ बिट डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट इज दिस मोशन ऑफ थैंक्स नाउ? ठीक है, एंड व्हाई इज इंडिया ब्लॉक टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस? ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स फॉलोज, जब प्रेसिडेंट आता है वो एड्रेस करता है हाउस को, दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है, बोलता है कि हमारा पहला सेशन स्टार्ट होता है, लेट्स बी, वो गवर्नमेंट के क्या एजेंडाज है, गवर्नमेंट का क्या ब्रॉडर गोल है, क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, वो सब चीज़ें बोलता है। और उसके बाद एक मोशन आती है, एंड दिस मोशन वोट, इस मोशन में क्या होता है? वोटिंग होती है, प्रेसिडेंट के एड्रेस पे वोटिंग होती है। दिस मोशन मस्ट पास इन द पार्लियामेंट। अगर ये मोशन पास नहीं होती है, देन देर विल बी अ क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो सही से काम, वो सही से मेजॉरिटी होल्ड कर रही है या नहीं। देर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दैट credibility of the government, and then it may further lead to a vote of confidence. ठीक है, and once that vote of confidence or motion of no confidence motion आ सकती है इसके बाद। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज अगर ये पहली मोशन पहले सेशन में गवर्नर के ये गवर्नमेंट के पहले सेशन में कोई मोशन पास नहीं हो रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग द मेजॉरिटी। ठीक है, और ये मोशन ऑफ थैंक्स क्यों पास होती है? इसी प्रेसिडेंट के एड्रेस को पास करने के लिए पूरा जो हाउस है, पूरा जो पार्लियामेंट है, वो इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, हमने इसको पास कर दिया, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट इज होल्डिंग द मेजॉरिटी। डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। दैट वॉज वॉट वी नीड टू कवर फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमें इंडिया ब्लॉक के साथ कुछ नहीं है, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ क्वेश्चन, वो अलग काम है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम मोदीज विजिट टू मॉस्को विच इज शेड्यूल्ड टू दिस मंथ ओनली। 8 जुलाई से 9 जुलाई को मोदी जी जाएंगे कहाँ? मॉस्को। और मोदी जी वहाँ जाके क्या करेंगे? कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो साइन करेंगे, एंड देयर हैज़ बीन अ hue and cry and a broad discussion at the international arena about India and Russia. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट इंडिया, रशिया एंड यूएसए, आपने अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आपने शायद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की रील्स भी देखी होंगी, दैट हाउ ही हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच to answer the questions which traverses between offensive and defensive. He plays a strategic, you can say, a strategic card when he talks about India's autonomy, India's sovereignty at the international sphere.
when he talks about the India's bargaining power at the international affairs between the countries, whether it is USA, whether it's Russia, China, when he talks about the balancing between these countries, he what he does is he uses such statements like when he was asked about that India, है ना, इंडिया जो है पैसे दे रहा है रशिया को, क्यों, और रशिया से खरीद रहा है तेल, क्योंकि रशिया इंडिया को चीपर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल सप्लाई कर रहा है, क्रूड ऑयल या गैस चीप रेट्स पे सप्लाई कर रहा है, एंड इन टर्न इंडिया इज एक्चुअली फ्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है फाइनेंस कर रहा है, पैसे दे रहा है रशिया को, किस लिए, ताकि ये यूक्रेन पे हमला कर सके। सो इंडिया is in turn fueling, or India is financing the Russian war efforts in Ukraine. But he said that it's not India's percentage. When we talk about the trade with Russia, what India purchases in a month, Europe purchases in an afternoon. ठीक है? So why does this statement, or why does this debate or discourse hold importance at international sphere? क्यों ये इंपॉर्टेंस होल्ड करता है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज इमेज at international level, it has to be clear, and the Western narrative or the Western discourse about the hegemony of USA, about the hegemony of Europe in the international spheres, in terms of that USA or West or Europe is upholding the principles of democracy, human rights, and all of that, that has to be countered. And India has to maintain its balance. Why? Because अगर इंडिया अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखे, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फॉरेन पॉलिसी ऑफ एवरी नेशन। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इंडिया की डेवलपमेंट, है ना, इंडिया का स्ट्रैटेजिक से at multiple forums, whether it is about United Nations, whether it's about UNSC, whether it's about WTO, whether it's about trading blocks, whether it's about oil diplomacy, whether it's about COVID diplomacy, any of such platforms has to get India a say. And that was the main motto, that why we took such a stand when we talk about the India's foreign policy under the we can say that Modi Jaishankar government. Now the point is, why this analysis, or why this topic have I chosen for this newspaper analysis, was because there was a perspective which was growing at international sphere about India and Russia's relations, कि एक डिम में जा रही है रिलेशंस, थोड़ा सा ड्रिफ्ट आ रहा है रिलेशंस में, बायलेटरल रिलेशंस में ड्रिफ्ट आ रहा है, because we had some issues about S-400 deal, we had some other issues with Russia, that Russia was in the conflict with Ukraine, and as I highlighted here कि इंडिया पे जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे थे that India is in turn fueling or financing Ukraine, plus there was a minor dispute between India and Russia when it came to the payments about this fuel exchange। तो हमने, रशिया ने रुपी में एक्सेप्ट नहीं किया था हमारा पेमेंट्स, तो रशिया asked about the rupee ruble agreement, and then we settled on the ruble payments, not the dollar, because Russia was facing sanctions from USA, तो डॉलर वहाँ पे चल नहीं रहा था, स्विफ्ट वहाँ पे चल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने अनदर रूट लिया, दैट वी ट्रेडेड विद रशिया इन दी चाइनीज करेंसी, रेनमिनबी का ऊपर आ रहा था, तो विच वॉज हैम्परिंग इंडियाज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो नाउ इन ऑर्डर टू नेगेट ऑल ऑफ दीज, जो हम बोलते हैं कि र्यूमर्स, है ना, जितना भी इंटरनेशनल अरीना में ये सब चीज़ चल रहा था, दैट देयर इज अ ड्रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इसको थोड़ा सा निगेट करने के लिए देयर विल बी अ स्टैंड अलोन विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रशिया, एंड दिस विजिट होल्ड्स अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज in return, the annual India Russia summit, after
कोविड-19 से लेके आज तक ये नहीं हो पाया था द समिट, ठीक है, इंडिया रशिया जो समिट होती है वो नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए एक तो उसको रिवाइव करना है, दूसरा मैंने बोला इन सारे एलिगेशंस को, इन सारे होक्स को नेगेट करना है, थर्ड दैट एज आई सेड रशियन मिलिट्री एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों को और इंडिया और रशिया के रिलेशंस को एक नया रास्ता देने के लिए वी दिस विजिट is now scheduled on its own time, that is July 8 to 9, ठीक है। अब उस विजिट के बाद क्या आउटकम्स आते हैं वो हम उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द साइंस सेक्शन, एंड साइंस सेक्शन में देयर इज जेनेटिक्स विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हर साल जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है, इस टाइम पे भी जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन आया था 2024 में। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और PYQs पे रिसर्च करना है, यू कैन कनेक्ट टू अस इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है। आप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह से कनेक्ट कर सकता है हमारे पेजेस के। तो यू कैन कनेक्ट टू अस एंड आई विल गाइड यू पर्सनली अबाउट PYQs, रिसर्च एंड ऑल अदर थिंग्स। नाउ द पॉइंट इज about this disease. It talks about gene mutation. There is a gene called as MCTP2. What is this gene and why? It causes prosopagnosia or face blindness. You might have heard about color blindness कि इंसान को ब्लू नहीं दिखता, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ब्लू और डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, इनमें डिफरेंसेस, वो ग्रीन और ऑलिव ग्रीन में डिफरेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ही इज़ अ कलर ब्लाइंड, ठीक है। नाउ देयर इज अ फेस ब्लाइंडनेस। व्हाट इज फेस ब्लाइंडनेस और व्हाट इज प्रोसोपैग्नोसिया? सिंपल मतलब कि कोई इंसान आपको मिला और आप उसको पहचान नहीं रहे हो, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, वो आपका कोई रिलेटिव होगा, आपका अच्छा दोस्त होगा, बट you will face a difficulty in recognizing him. That is prosopagnosia. ये होता क्यों है? Because of a gene जिसका नाम है MCTP2, उसकी म्यूटेशन की वजह से। That's it, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखना है तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हाई चांसेस कि ये इस साल के मेंस में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस साल के प्रीलिम्स में ये एक्सपेक्टेड था कि ये जजमेंट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आई है, दैट इट्स अ राइट अंडर आर्टिकल 21, तो ये शायद पूछा जाए, नहीं पूछा गया है तो हाईली चांसेस है कि ये हमारे मेंस में आ जाएगा 2024 के मेंस में। व्हाट इज दिस जजमेंट अबाउट एंड व्हाट इज दिस एडिटोरियल अबाउट? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया MK रजित और रजित सिंह केस में, जिसमें बोला गया दैट द राइट टू be free from the adverse effects of climate change, ये राइट, इसको क्लाइमेट राइट भी बोलते हैं, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने, एज इट हैज इवॉल्व्ड आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 much ahead of all the other fundamental rights, said that article 21 encompasses in itself the climate right. What is the climate right? It's the right to be free from the adverse effects of climate change. Very well, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। इस बार प्रीलिम्स में क्या पूछा था? राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, बट ये क्लाइमेट राइट किस आर्टिकल में आएगा? 21 एंड 14। ये भी पूछ सकता है यूपीएससी अगले प्रीलिम्स में। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हो या आप कोई भी स्टेट PCS का प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड, वाई दिस राइट एंड व्हाट दिस जजमेंट होल्ड्स। कितनी इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट? द जजमेंट प्रायोरिटाइजेस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बट इट लीव सम क्वेश्चंस अनआंसर्ड। ये एडिटोरियल क्या हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कि इस जजमेंट की रेलेवेंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस जजमेंट को लेके, क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट जूरिस्प्रूडेंस इंडिया में किस लेवल तक आगे जा सकता है। देयर आर टू पोटेंशियल्स विच वी कैन हाईलाइट। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं एज पर द कोर्ट डिसीजंस, और वी कैन टॉक अबाउट अ न्यू कॉम्प्रहेंसिव क्लाइमेट लेजिस्लेशन। मतलब क्या है इसका? कि एक पूरा लॉ आ जाए जो आपके क्लाइमेट राइट को प्रोटेक्ट करे कि अगर आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से
फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज में स्टॉर्म सर्ज आ गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मेजर फैक्टर क्लाइमेट चेंज है। फ्लड आ गया, सडन फ्लड आ गया ड्यू टू आई गेस यू कैन से क्लाउड आउटबर्स्ट हुआ, यू कैन से ग्लेशियल लेक आउटफ्लो हुआ, जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से उत्तराखंड में हो रहा है, 2013 में उत्तराखंड में हुआ, तब से हो रहा है। आई गेस पिछले साल हिमाचल में फ्लड्स आ गए थे, 2023 में बहुत सारे फ्लड्स आ गए हिमाचल में। वी ऑल्सो सॉ जोशीमठ सिंकिंग इन दिस उत्तराखंड। तो दीज इश्यूज, अब करना क्या है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन हो जो इन सारे इश्यूज को टैकल कर पाए। जैसे क्या इश्यूज होते हैं कि पहला, क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट किस किस को पड़ा, दैट इज द इंक्लूशन ऑफ पीपल। किस किस को इफेक्ट हुआ, who all can be excluded based on the income criteria, based on the wealth criteria, किसका कितना डैमेज हुआ, कितने डैमेज को गवर्नमेंट कंपनसेट कर सकती है, किस डैमेज को कंपनसेट नहीं कर सकती। लाइफ का डैमेज हुआ तो कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज और ये किसी और वैल्यू में होगा, ये काइंडनेस होगी, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, वट एवर इट इज़। तो ऑल ऑफ दिस कैन बी डिफाइंड इन अ कॉम्प्रहेंसिव क्लाइमेट लेजिस्लेशन, वन थिंग। सेकेंड इज, जैसे हमने देखा विशाखा गाइडलाइंस आ गई, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 2-3 और जजमेंट्स आ गए, या आर्टिकल 21 से रिलेटेड ही बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं अभी तक, जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। एंड लेटर, एट द लेटर स्टेज हमारे पास पोश एक्ट आ गया, ठीक है। सिमिलरली द ऑथर ऑफ दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि शायद हम ये कर सकते हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्रू कोर्ट डिसीजंस, कोर्ट जितने डिसीजंस देगा क्लाइमेट जूरिस्प्रूडेंस और क्लाइमेट जस्टिस को लेके, उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे इस मैटर में। दैट इज़ वन थिंग। तो दो अप्रोचेस हैं हमारे पास जो ये एडिटोरियल हमें बता रहा है। एडिटोरियल ऑल्सो आर्ग्यूज अबाउट द क्लाइमेट लेजिस्लेशन विच इज़ प्रेफरेबल मोर, कि हम क्लाइमेट लेजिस्लेशन लेके आए जो ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? बिकॉज इट विल सेट अ विजन फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द सेक्टर्स, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, whether it's about waste to energy, whether it's about preservation of the forests, whether it's about afforestation, whether it's about land degradation, whether it's about desertification, whether it's about the prevention of biological diversity, it's about animal welfare act, whatever it is। तो ये कंसिडर कर सकता है ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को, ट्राइब्स को, कोस्टल एरियाज को, मैंग्रोव्स को, हर एक एरिया को ये कवर कर सकता है अगर ये लेजिस्लेशन आए हमारे पास तो। सेकंड, इट कैन क्रिएट नेसेसरी इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पावर देम। इट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश प्रोसेसेस फॉर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस। क्या कर सकता है ये इसके अंदर, जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, पीपल्स रजिस्टर्स, है ना, और BMCs बनाई, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, ठीक है। तो सच अथॉरिटीज़ कैन बी क्रिएटेड, जैसे हमने NGT बनाया NGT एक्ट के अंदर, है ना, और जैसे हमने नेशनल वेलफेयर बोर्ड बनाया, जैसे हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया। तो ये सब चीज़ें बनाई जा सकती है, ऐसी ही एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है फॉर क्लाइमेट जस्टिस। नेक्स्ट, key aspects for tailoring climate legislations to Indian context। क्या कर सकते हैं हम कि क्लाइमेट लेजिस्लेशन ऐसा बनाए जो इंडिया की नीड्स को एड्रेस करे। दैट इज कि इंडिया कैसे लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ बढ़े, कैसे हम क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलप करें, वेदर दैट इज आर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज या जिसको हम बोलते हैं TKDL, ठीक है, जो हमने एक लाइब्रेरी बनाई है अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज, वो यूज़ कर सके, उसको डेवलप कर सके अबाउट बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हमारे एंशिएंट मेथड्स है, जैसे जयपुर में अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो देयर इज़ दिस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जयपुर के फूड्स में, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो सी बाउडीज और बाउली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। वी हैव सम ऑफ द क्रॉप्स जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है लाइक मिलेट्स, जो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं।
तो वो जो लेजिस्लेशन होगा वो हमारे इन चीज़ों में काम आएगा। सी, यहाँ इस एक्सप्लेनेशन में, इस एडिटोरियल में ऐसी एग्जांपल्स नहीं दी गई है, तो मैं चाहता हूँ आप ये एग्जांपल्स का नोट बनाते जाएं साथ साथ में। ये समरी इसीलिए है ताकि एडिटोरियल को और थोड़ा हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेके जाएं। हमारा इस वीडियो को देखने का मकसद ही यही है कि हमारा आंसर रेडी हो जाए। इस वीडियो के एंड में आपको एक मेंस का आंसर मिलेगा। उस मेंस के आंसर में आप देखोगे कि जो पिछले साल 2023 का मेंस हुआ, उस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते थे इन शॉर्ट 150 वर्ड्स में विद एग्जाम्पल्स। तो ये जो एडिटोरियल है ये कम से कम 1500 वर्ड्स का होता है। उस एडिटोरियल को मैं यहाँ पे आपको 2 स्लाइड्स में देता हूँ, बट 2 स्लाइड्स के साथ साथ आपको ये एग्जाम्पल्स भी लिखनी है जो यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होती है। नेक्स्ट इज द एडिटोरियल सजेस्ट्स एड इनेबलिंग लॉ। तो ये इनेबलिंग लॉ क्या करेगा? ये बहुत सारे सेक्टर्स को एम्पावर करेगा जिसमें हमारा फोकस होगा डेवलपमेंट की तरफ। इट विल एम्फेसाइज बोथ एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, कि अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो हम अपने आप को अडाप्ट कैसे करेंगे या अपनी सराउंडिंग को अडाप्ट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। दिस लॉ विल ऑल्सो एड्रेस फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि ये लॉ अगर बनाया गया, ये लॉ सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल लेवल पे पीआरआईज और उससे लोकल लेवल पे ट्राइब्स, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, टीएसीज, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स, इन सब का ध्यान रखेगा और इन सबको पावर्स देगा ताकि ये इनेबल हो जाए, इस पोजीशन में आ जाए कि ये क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए कुछ मेजर्स ले पाए। दिस विल address the federal climate justice. This will also enable participation of various sectors or various stakeholders like civil society, business, decision making. All of these people, all of the stakeholders can be called in for consensus. Public debate बिठाया जा सकता है। जो इस लॉ के ऊपर जब डिस्कशन में आ जाए, बिल डिस्कशन में आ जाए, उसके बाद इस बिल पे कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे कि इस बिल में और क्या क्या होना चाहिए, तो दैट लॉ कैन बी डेवलप्ड एट नेशनल लेवल। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस climate right. Understood? Next question. This next editorial talks about education. तो एजुकेशन अभी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो ये एडिटोरियल एक IAS ऑफिसर ने लिखा है और ये लिखते हैं कि क्या हम एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में लेके जाएं। क्यों ये ऐसा एडिटोरियल लिखते हैं? बिकॉज ही हाईलाइट्स जो अभी UGC नेट के अंदर या CSIR नेट के अंदर, नीट PG के अंदर या नीट का जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है अबाउट री नीट, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम वापस ही ये सब चीज़ें स्टेट को दे दें, क्योंकि it's not being well managed by the center. So what does this editorial talk about actually? It says Government of India Act 1935 ने जो ब्रिटिश के टाइम पे आया, पहली बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया हमारी पॉलिटी का। दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ द एडिटोरियल, रेस्ट वी विल डिस्कस द एडिटोरियल सेपरेटली। तो इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आया और एजुकेशन के साथ साथ 5 और चीज़ों को उठाया और उनको कहाँ रखा? स्टेट लिस्ट से उठाया और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जैसे वेट्स एंड मेजर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ों को उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। सो कंसिडरिंग द नीड फॉर अपॉइंट ऑटोनॉमी इन द व्यू ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, स्टेट से और सेंटर से ये एक्सपेंडिचर नहीं जा रहा है स्टेट की तरफ, और स्टेट को बोला गया कि आपकी ये कॉन्करेंट लिस्ट में इसीलिए रखा गया कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशन पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने एट द नेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। नाउ व्हाट डज दिस एडिटोरियल टॉक अबाउट? पहले ये आपको बैकग्राउंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो हमने डिस्कस किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, देन 44th अमेंडमेंट का, which attempted to return the education from concurrent list to state, but it failed because it was not passed in Rajya Sabha. So it gives us the examples from different countries कि USA में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट मिल के स्टैंडर्ड्स और सुपरवाइज करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंसिंग की तरफ देखती है टू एड एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू फाइनेंसेस।
कनाडा में एजुकेशन कैसे चलता है? इट्स फुल्ली मैनेज्ड बाय द प्रोविंसेस, दैट इज द स्टेट्स। जर्मनी में कैसे चलता है? जो लेजिस्लेटिव पावर्स है अबाउट एजुकेशन दे आर वेस्टेड विद द लैंडर्स, ठीक है, और द स्टेट्स। जो जर्मनी में स्टेट्स हैं उनको लैंडर्स बोलते हैं, तो ये स्टेट्स करती है। साउथ अफ्रीका में देर आर टू नेशनल डिपार्टमेंट्स विच ओवरसी, एक तो स्कूल्स को देखता है, दूसरा हायर एजुकेशन को देखता है, लाइक आफ्टर स्कूल्स। विद जो स्कूल से नीचे है प्रोविंसेस, दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड हैंडल द लोकल इशूज अबाउट एजुकेशन। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोविजंस है। इंडिया में क्या है? इंडिया में इट्स इन कंकरेंट लिस्ट। नेशनल लेवल पे पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल लेवल पे बनती है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, और उसके बाद स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। शुड वी कीप द subject of education in the concurrent list? Yes, it should be. Why? Because इसकी वजह से हमारे यहाँ यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है, एक सेट स्टैंडर्ड बनता है नेशनल लेवल पे, और सिनर्जी पैदा होती है सेंटर और स्टेट पे। अदरवाइज हर स्टेट अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट करेगा। कहीं पे तेलुगु भाषा में पूरी की पूरी एजुकेशन होगी, कहीं पे उर्दू भाषा में पूरी की पूरी एजुकेशन होगी, कहीं पे किसी और लैंग्वेज में होगी। नेशनल लेवल पे कंसेंसस नहीं बैठेगा। हम जब यूनाइट होंगे तो हम आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। ओनली दोज होगा मल्टीलिंगुअल अप्रोच। और हाउ कैन वी डेवलप a cadre at the national level of scientists, doctors, engineers और IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स? अगर हमारा एजुकेशन का पैटर्न सेट नहीं होगा एक, तो नेशनल लेवल पे ये काडर कैसे बनेगा इन सब लोगों का? तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए यूनिटी ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। बट देर आर आर्ग्यूमेंट्स अबाउट दैट वी शुड रिटर्न इट टू द स्टेट लिस्ट। वाई? बिकॉज इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स इम्प्रैक्टिकल। सेकेंड इज मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज बोर बाय स्टेट्स। तो पूरे का पूरा जो एक्सपेंडिचर है 85% का एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे वो स्टेट को अपनी जेब से देना पड़ता है, जिसमें सेंटर शुड ऑल्सो टेक पार्ट विच इज़ वेरी लेस 15%। दिस, अगर हम ये एजुकेशन का सब्जेक्ट स्टेट को दे दें तो स्टेट अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से एक टेलर्ड अप्रोच ले सकता है। और वो टेलर्ड पॉलिसी, टेलर्ड अप्रोच सिलेबस, टेस्ट या बाकी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए अपनी पॉलिसी बना सकता है। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। ठीक है, कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसको लेके। देन what should we do? Should we return it to the state list? Should we keep it in the concurrent list only? The author here suggests that consider moving education back to the state list to enable more autonomy and tailored approach. Also maintain central regulatory mechanism for higher education through institutions like National Medical Commission, University Grants Commission, All India Council. तो इट सेज कि टेलर्ड पॉलिसीज स्टेट से आनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, बट एट द नेशनल लेवल हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनके पास रेगुलेटरी पावर्स हो, जो मेडिकल एजुकेशन को, यूजीसी को, टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट कर पाए। वेदर इट शुड बी मूव्ड बैक, तो जो ऑथर है इट सेज दैट देयर शुड बी अ बिट मोर ऑटोनॉमी विद द स्टेट्स, बट इट शुड नॉट बी टोटली मूव्ड बैक टू द स्टेट्स एंड सेंटर शुड हैव नो रोल इनटू इट। ऐसा ऑथर सजेस्ट नहीं करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हाँ, हम स्टेट्स को और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी दे सकते हैं विद द अप्रोच की सेंटर उनको हेल्प करे थोड़ी बहुत और फाइनेंसेस में। डन। सेकेंड क्वेश्चन, दिस सेकेंड एडिटोरियल or the last editorial of the day, I guess so, talks about there are two aspects. One is dollarization. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस साल की इकोनॉमिक रिव्यू में भी आया है, इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली डॉलराइजेशन, इट्स अबाउट डी डॉलराइजेशन। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरा, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मल्टीपल करेंसीज लाइक रुपी, युआन, रेनमिनबी, यूरो, रबल। ठीक है, बहुत सारी करेंसीज ऐसा काम कर रही है अभी कि हमारी करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाए।
इंडिया की रुपी भी, इंडिया का आरबीआई भी अप्रोच कर रहा है दैट इंडियन rupee should be internationalized. Why? Because when you internationalize a currency, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है उस चीज़ का कि आपको एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहता है, बस दैट्स इट। एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहता है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, यू गेट टू ट्रेड मोर। थर्ड थिंग, यू अर्न सीनियोरेज। Seigniorage. What is seigniorage? Seigniorage is the profit earned due to printing of more currency. ठीक है, जिसको जितनी करेंसी ज़रूरत होगी आप उतना प्रिंट करके दोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड थिंग, you get your say in the international economic diplomacy. You get your bargaining power increased a lot when it comes to internationalization of your currency. ये दो तीन चीज़ें हैं। अभी इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखिए और उसके बाद इस एडिटोरियल को पढ़िए, और ये एडिटोरियल आपको बहुत ही आसान लगेगा और समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी एक और चीज़ समझनी है कि ये डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन किसी करेंसी का कैसे होता है। सपोज अभी इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, जो कि है भी, ये इंटरनेशनलाइज कैसे हुई? हर एक इंसान, हर एक कंट्री इस डॉलर को एक्सेप्ट क्यों करता है? बिकॉज डॉलर इज अवेलेबल। डॉलर हर एक इंसान के पास है, हर एक कंट्री के पास है, बट कितना है? बस उतना है जिसको खर्च करके उन लोगों को और डॉलर की नीड होगी। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि सब लोग खर्च कर दे और जितना मर्जी उतना खर्च कर दे। लिमिटेड सप्लाई में है। क्यों? बिकॉज यूएस हैज़ मेंटेन्ड द हेजेमनी ऑफ डॉलर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो एक लिमिटेड सप्लाई है। दूसरा, ये डॉलर आया कैसे सबके पास? बिकॉज यूएस सप्लाइड द डॉलर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। हर एक के पास डॉलर गया, चाहे वो ग्रांट दिया, मार्शल प्लान के अंदर एड दिया, उन्होंने बहुत सारा डॉलर सप्लाई किया मार्केट में। जब लोगों के पास डॉलर आया, उसी के बाद डॉलर की एक्सेप्टेंस बढ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की एक्सेप्टेंस बनी, एंड देन ओनली इट बिकेम द इंटरनेशनल इकोनॉमी और करेंसी, सॉरी। नाउ इट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ पेट्रो डॉलर। वाई? This editorial talks about basically the status of US dollar as the world's reserve currency and the potential for Chinese yuan to replace it. तो ये एडिटोरियल कर क्या रहा है असल में? ये ऑथर आपको कंपैरिजन दे रहे हैं, बेसिकली एक नया अप्रोच दे रहे हैं कि चाइना जो है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये कंट्रीज को अपनी करेंसी सप्लाई कर रहा है, युआन सप्लाई कर रहा है। हर कंट्री के पास चाइनीज़ करेंसी आएगी, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट लोन दे रही है उस करेंसी में, तो उनको ट्रेड करना पड़ेगा चाइना के साथ, नॉर्मल। चाइना की करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी इन सब कंट्रीज़ के अंदर, तो जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये करेंसी ट्रेड में ज़्यादा आएगी एट इंटरनेशनल लेवल बिटवीन द कंट्रीज़, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये ट्रेड में आएगी उतना ही ज़्यादा इस करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी एट इंटरनेशनल लेवल, और उतना ही ज़्यादा ये करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाएगी। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, सिंपल, अंडरस्टूड, नॉर्मल। नाउ दिस इज द होल डिस्कशन ऑफ दिस एडिटोरियल article. Also argues that the claim of waning US influence is largely misguided. Why? कि यूएस का करेंसी खत्म हो चुका है, यूएस का हेजेमनी खत्म हो चुका है, बिकॉज इट सेज दैट यूएस स्टिल रिमेन्स की अलाई इन दी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। चाहे वो यूक्रेन को सपोर्ट करना हो, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान की बात करनी हो, चाहे वो अफ्रीका के डिस्प्यूट्स हो अबाउट सूडान, खार्टूम, multiple regions about Myanmar, the degrading of democracy, Indo-Pacific diplomacy और Indo-Pacific discourse, हर जगह यूएस अपनी नाक घुसाता ही रहता है और हर जगह यूएस कुछ ना कुछ बोलता है। तो दैट इज हाउ इट स्टिल मेंटेन्स अ लार्जर से, इट स्टिल मेंटेन्स द लार्जर हेजेमनी एट द इंटरनेशनल लेवल। इट ऑल्सो सेज कि डॉलर जो है अभी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा चंक एक होल्ड करता है। मेजर इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में ही होती है। और 2023 में द इन्वेस्टमेंट फंड्स रश टू यूएसए एज इंटरेस्ट रेट्स वेर इंक्रीज। यूएसए ने और यूएस के फेडेक्स ने इस बार 2023 में रिवाइवल के तौर पे देयर वाज रेज इन इंटरेस्ट रेट्स।
इकोनॉमिक रिवाइवल में फॉरेन उनने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हर कंट्री से कैपिटल फ्लाइट हुआ और जो पैसा है वो हर कंट्री से निकल के यूएसए में वापस गया, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गई। और उस टाइम पे हमें देखने को मिला कि यार कितना बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है जब कैपिटल फ्लाइट होता है एक कंट्री से, एक करेंसी से, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो यूएस के प्लेयर्स ने, जहाँ पे डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ हो एफपीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, वहाँ से जब कैपिटल निकल के वापस यूएसए जाएगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज इट टू बिल्ड द रेजिलियंस अगेंस्ट द डॉलर। इसीलिए डी डॉलराइजेशन आया। नाउ चाइनाज एफर्ट्स टू इंक्रीज इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस हैव फेस्ड चैलेंजेस। कैसे? क्योंकि जैसे आपने देखा श्रीलंकन क्राइसिस, वो तो सबसे रीसेंट है, अभी 2023 की क्राइसिस है कि चाइना ने पाकिस्तान की क्राइसिस को क्रिएट किया, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और चेक बुक डिप्लोमेसी। वाई? बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, मैंने जैसे पहले ही बोला, इस आर्टिकल के डिस्कशन के स्टार्ट में ही मैंने बोला दे कि ये अपनी करेंसी को बस सप्लाई कर रहा है अंडर द गार्ब ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बोल रहा है कि मैं आपको रोड बना के दूंगा, मैं आपको सिल्क रोड बना के दूंगा, मैं आपको ब्रिजेस बना के दूंगा, बिल्डिंग्स बना के दूंगा, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करूंगा कंट्री में। श्रीलंका में पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ईरान में रेलवे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। तो वाई? बिकॉज चाइना वांट्स टू सप्लाई इट्स करेंसी, एंड जब ये अपनी करेंसी सप्लाई करता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्चुअल में डेट क्रिएट कर रहे होते हैं उस कंट्री के ऊपर। चाइना का कर्जा बैठ रहा होता है उस कंट्री के ऊपर, और जब वो वापस पे करने की बात आती है तो वो कंट्री क्राइसिस में चली जाती है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जो भी है। और इसी सब को हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलते हैं जो चाइना अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है। चाइना जीरो कोविड पॉलिसी, रियल एस्टेट कोलैप्स have strained its economy. Yuan is now closely monitored and not freely tradable, which has become a key hurdle for yuan to become a reserve currency. तो ये सब चीज़ें ऑथर डिस्कस कर रहा है यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं युआन को, चाइनीज़ करेंसी को इंटरनेशनलाइज होने में या इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस गेन करने में। So, despite attempts by oil producing countries to reduce the dependence on US demand, they still prefer US treasury bills and high tech imports. The article also suggests that it's difficult to envision China with its restricted markets and lower quality exports as a better investment prospects than USA. So this editorial basically negates the myth which is surrounding at the international level about यूएसए और यूएस का डॉलर का हेजमनी खत्म हो रहा है और चाइना का युआन का हेजमनी बढ़ रहा है। टू सम एक्सटेंट देयर इज एक्सेप्टेंस विच इज इंक्रीजिंग एट लार्जर लेवल, बट there are challenges also associated to it, and US dollar still holds a larger part of international trade, international investment. ठीक है, तो let's move to the next editorial, that is how we conclude this लास्ट में जो मैंने ये स्लाइड आपको दी है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल आपको वर्ल्ड मैप से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे पूछा जाता है प्लेसेस इन न्यूज़। वेयर इज दिस नाइजीरिया, वेयर इज दोहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है, ईरान की बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है, नाइजीरिया के नॉर्थ साउथ में कौन पड़ता है, नाइजीरिया से कौन सा रिवर निकलता है, कॉन्गो किस बेसिन में जाता है, कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्री आती है, केन्या कहाँ पड़ता है, केन्या में कौन सा माउंटेन है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। फॉर एग्जांपल बोको हरम पूछा यूपीएससी ने 2017-18 में कि कहाँ एक्टिव है। ठीक है, तो वाई दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू कवर दीज क्वेश्चंस। जब भी ऐसा न्यूज़ आएगा, इसी न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस में हम लोग इन न्यूज़ को भी कवर करेंगे ऐसे ही। बट आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, दैट इज़ कि आप जब ये न्यूज़ देखो, ये 4 प्लेसेस हमने देखी, open your atlas and see whatever you can see on the atlas regarding these places. आप अफगानिस्तान को लोकेट करो, उसके अराउंड की कंट्रीज देखो, अफगानिस्तान में देखो अगर कोई रिवर है, कोई प्रोजेक्ट है, न्यूज़ में है, क्या है। दोहा देखो कहाँ पे है, कतर की कैपिटल है, कहाँ पे है, क्या रिलेशन है और
कौन सी स्टेट वहाँ से जा रही है, कौन सा गल्फ वहाँ पे है, ये सब चीज़ें देखो। नाइजीरिया में कौन सा डिस्प्यूट है, वुमेन बॉम्बर्स किस, ये बोको हरम क्या है, बोको हरम से क्या रिसर्जेंस है बॉम्बिंग का, और बॉम्बिंग क्यों हो रही है, ये बोको हरम का ओरिजिन क्या है। लेक चैड यूपीएससी ने पूछ चुका है एक बार, लेक चैड कहाँ पे है, इसको लोकेट करो। ये सब चीज़ें आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज, इसके बाद स्पोर्ट्स। जब आप स्पोर्ट्स को ओपन करो, स्पोर्ट्स का पेज यूपीएससी पूछ रहा है, 2 साल क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स के ऊपर, खेल रत्न अवार्ड पूछा यूपीएससी ने, तो ये स्पोर्ट्स को देखना ज़रूरी है जब कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हो तब, ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे ये वर्ल्ड कप का इवेंट है, हैव अ लिटिल बिट नो अबाउट दिस। इफ यू आर क्रिकेट enthusiast, आई नो यू माइट हैव वॉच्ड द होल दिस मैच, तो आपको नॉलेज होगा इसका, बट इसी के जैसा अगर कोई लार्ज स्केल पे इवेंट हो रहा है तो उसका नो हाउ रखना ज़रूरी है। लास्ट में there was a question asked in UPSC 2023 about ancient India and the geographical factors towards the development of ancient India। इस पीपीटी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और इसी क्वेश्चन में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। I want you to go through this answer and write this answer. Once you write this answer, approach to our team, ठीक है, आप एक बार इस आंसर को हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अपना आंसर, और आपका जो ये आंसर होगा ये इवेलुएट हो जाएगा। बस आपको ये क्या करना है, एक नंबर पे भेजना है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ अभी, ठीक है। द नंबर विल बी 9419, सॉरी इट्स 9419002956। आप इस नंबर पे इस आंसर को भेजिए एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड। और आपको अगर ये आंसर पढ़ना है तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के चैनल से, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे, मेक द डे प्रोडक्टिव। थैंक यू।